नियति निर्धारण कर बदल नक्षत्रों की दिशा, उजाला ही उजाला मिलेगा, भोर बन जाएगी निशा। नमस्कार बच्चों, मैं गौरव वैष्णव आप सभी के सामने फिर से प्रस्तुत हूं एक नए एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज का हमारा जो एस्पेक्ट है वो है एनसीईआरटी। बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये सवाल पूछे कि सर एनसीईआरटी की यूपीएससी के एग्जाम में क्या भूमिका है, हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि एनसीईआरटी कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम आपसे एनसीईआरटी के सभी एस्पेक्ट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें। तो बच्चों एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, आपको अंत तक जुड़े रहना है और आपको सभी जितने भी डायमेंशन हैं एनसीईआरटी से जुड़े हुए इन सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो हमारे डायमेंशन हैं वो क्या क्या हैं कि क्यों पढ़ें एनसीईआरटी, कैसे पढ़ें एनसीईआरटी, क्या लाभ होगा एनसीईआरटी के पढ़ने से, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें। तो सबसे पहले कि क्यों पढ़ें एनसीईआरटी। बच्चों जो भी आपके मेंटर्स हैं, आपके मित्र हैं या जो आपके टीचर्स हैं वो हमेशा आपको सलाह देते हैं कि बच्चे यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ये है कि कई बार बच्चे सभी एनसीईआरटी की किताबें उठाकर ले आते हैं, 6 to 12 हर सब्जेक्ट की उठाकर ले आते हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। अगर आप 6 to 12 की सभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको पहली बार में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी को इस प्रकार से पढ़ने के लिए मान लीजिए कि आपके 7-8 सब्जेक्ट बनते हैं और सबकी आप 7-7 एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो टोटल 50 एनसीईआरटी आपको पढ़ेंगी और 50 एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक ही साल में आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है और एक साल में तैयारी भी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको एक साल तो एनसीईआरटी पढ़ने में ही लग जाएगा। तो आपको सही प्रैक्टिस क्या है वो हमें जाननी बहुत जरूरी है। व्हाट इज राइट प्रैक्टिस अबाउट एनसीईआरटी वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों पढ़े एनसीईआरटी, सबसे पहले ये सवाल का जवाब हम आपको देंगे। जब आप मेंस का उत्तर लिखते हैं, जब आप एसे लिखते हैं और जब जीएस, GS1, GS2, GS3 का पेपर आप अटेम्प्ट करते हैं, इन सभी में आपको एनसीईआरटी फायदा पहुंचाने वाली है। कैसे फायदा पहुंचाने वाली है इसके ऊपर हमें आपको बताना है। जब भी आप मेंस लिखेंगे तो ये जो भाषा है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में किस प्रकार से लिखा हुआ है वो आपको मदद पहुंचाएगा। आपको 170 to 230 वर्ड्स में एग्जाम में पूछे गए सभी डायमेंशंस की, जो क्वेश्चन में पूछा गया उनके सभी डायमेंशंस को कवर करना है। और तो कैसे अपना जो आप सोच रहे हैं, जो आपका उत्तर है उसको कैसे डिलीवर करना है उत्तर में, तो वो आपको जानने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी ही भाषा में लिखें और कई बार अपनी भाषा में लिखने के चक्कर में वो जो क्वेश्चन की डिमांड होती है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि कैसे कुछ गिने चुने शब्दों में ही जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो हमें कहना होता है, कैसे उसको पूरा हम लिख सकते हैं, कॉपी पेन से लिख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो मेंस में भी मदद करने वाला है, एसए में भी मदद करने वाला है और आपका जनरल स्टडीज में भी मदद करने वाला है। 2013 में 14 में जब सीसेट का अवतरण हुआ, सीसेट के आने के बाद यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही चेंज हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है और इसमें GS1, GS2, GS3, GS4 की भूमिका बढ़ गई है, एसए की भूमिका बढ़ गई है। और मेंस में अगर आपको ये बात मैंने आपको पहले जो हमने यूपीएससी के लिए वीडियो किया था कि आपको मेंस में 30% सिलेक्शन दिलाने का काम करता है ये मेंस का एग्जाम, और आपको 60% का जो आपका सिलेक्शन होता है वो प्री पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो बच्चे प्री क्वालिफाई करके आते हैं वो सभी गुणी बच्चे होते हैं। उनके बीच में से अगर यूपीएससी को कुछ और गुणी बच्चे चुनने हैं तो उसके लिए मेंस का एग्जाम लिया जाता है और मेंस के एग्जाम में ही पता चलता है कि जो सभी लायक और सभी अच्छे बच्चे हैं उनके बीच में से कैसे कंपटीशन होता है। तो एनसीईआरटी आपकी बहुत मदद करने वाली है। कैसे एनसीईआरटी पढ़ें इसके बारे में जानना है बहुत जरूरी। तो बच्चों ओनली रीडिंग मैंने आपको लिख दिया है। बहुत सारे बच्चों को यह भ्रांति हो जाती है कि एनसीईआरटी में से हमें फैक्ट निकालकर कॉपी पर नोट डाउन करने हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें सभी फैक्ट दिए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 11वीं कक्षा की एक किताब है हमारा संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, वो एक तरह से एक सबसे पहली सीढ़ी है
पॉलिटी को और गवर्नेंस को पढ़ने के लिए। तो बच्चों क्या आपको ऐसा लगता है कि उसमें जो भी फैक्ट दिए गए हैं, जो भी उसमें डाटा दिया गया है वो एम लक्ष्मीकांत में नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है सारा डाटा। और ये आपको, जिस भी बच्चे को ये लगता है कि हमें एनसीईआरटी से फैक्ट रटने हैं, वो एक गलत अप्रोच है। क्योंकि बच्चे इस तरह से तो आप जो फैक्ट नोट डाउन करेंगे और 50 किताबों से करेंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको तैयारी करना। तो आपको ओनली रीडिंग करनी है, ये जानना है कि जो आंसर है हमें किस प्रकार से लिखना है, कौन सी भाषा का प्रयोग करना है। और अगर आपको नोट डाउन करना ही है तो नोट डाउन आप कर सकते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैबुलरी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो आपके क्वेश्चन को, जो आपका आंसर आप लिख रहे हैं उसको और अधिक आकर्षक बना दे। ऐसी भाषा शैली हो कि जो लिखने वाले, जो जांच करता है, उनको आपका उत्तर जांचने में मजा आए, उनको अच्छा लगे, आपका उत्तर आकर्षक लगे। इसी से आपको नंबर मिलते हैं, और नंबर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के एग्जाम में। तभी हमारा पर्सनल इंटरव्यू की तरफ रास्ता जो होता है वो क्लियर होता है। अब क्या लाभ होगा हमें ये पढ़ने से? तो मैंने आपको अभी बताया ही है कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए जरूरी है हमें एनसीईआरटी पढ़ना। जब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट शैली को अपना लेंगे तो हमारी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। दूसरा, मैंने आपको बोला ना कि इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के वर्ड आपको लिखने हैं, तो इससे क्या होगा, वोकैबुलरी की एनरिचमेंट होगी। कई बार हम अपने विचारों को लिखित रूप में जब व्यक्त करना चाहते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे दिमाग में उस समय क्लिक नहीं करते। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टोटल 7 मिनट का टाइम होता है आपके पास परीक्षा में कितने, 210 शब्दों को लिखने के लिए। तो प्रति मिनट आपको 30 वर्ड्स लिखने हैं। ऐसे में कई बार जब वोकैबुलरी के शब्द हमें याद नहीं आते हैं, शब्दकोश कमजोर होता है, तो हमें आंसर राइटिंग लिखने में, करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो वोकैबुलरी इनरिचमेंट होता है और इफेक्टिव आंसर राइटिंग में हमें सहायता मिलती है। ये सभी बहुत जरूरी है। और एक लास्ट सवाल, क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या लाभ होगा, ये मैंने आपको बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ें। तो बच्चों 9th-10th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। तो 6 to 12th, कई बार बच्चों को ये भ्रांति हो जाती है कि 6 to 12th पढ़ना है, ये बहुत बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। तो 9th से भाषा का क्लिष्ट होना और एक जो यूपीएससी में आंसर लिखा जाना है उसकी भाषा 9-10 से ही आती है। बच्चों 6-7 की क्लास में जो भाषा बच्चों को समझाने के लिए लिखी गई होती है उसमें यूपीएससी का आंसर नहीं लिखा जाता है। तो आप 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। और उसमें भी आपको क्या करना है, ओनली रीडिंग करनी है। OR, ओनली रीडिंग करनी है, कोई भी फैक्ट आपको लिखने नहीं है। क्योंकि जो भी रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कि भूगोल आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो जीसी लियोंग पढ़ते हैं, हिंदी में आप पढ़ते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल पढ़ सकते हैं, अगर आप पॉलिटी में पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एम लक्ष्मीकांत अवेलेबल है। आपको सुभाष कश्यप की हमारा संविधान, हमारी संसद, ये दोनों ही किताब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं। तो इसी प्रकार से जितनी भी हमारी रेफरेंस बुक्स हैं उनमें सभी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे दिए गए हैं। और बच्चों अगर आप एक ही किताब के अंदर सभी एग्जाम्स की तैयारी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अरिहंत का मैनुअल ले सकते हैं। अरिहंत का मैनुअल आप ले सकते हैं। खुद मैंने भी जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने अरिहंत के मैनुअल से तैयारी की थी। तो बच्चों 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिसमें 9, 10th की एनसीईआरटी भी नहीं पढ़नी है। जैसे कि आप ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन आपको अगर बात करें सोशल स्टडीज की तो उसमें आपको 9, 10th की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो इकोनॉमिक्स में आपको 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करें तो हमारा संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, वहीं से आप शुरू कर सकते हैं। वो एकमात्र किताब आप पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। और
इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही है। इकोनॉमिक्स में आप 9 10th की किताब पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है, लेकिन मेन फोकस क्या है? मेन फोकस जो हमारी 11th की एनसीईआरटी है उसी को फोकस करना है। उसी से हमें जो सवालों की जो प्रवृत्ति होती है, जो लिखने की जो स्टाइल होता है, वो हमें 11th की एनसीईआरटी से ही पता चलना शुरू होता है। तो एक तो हो गया इकोनॉमिक्स और एक हो गया पॉलिटी। इनमें आप 11th की एनसीईआरटी पढ़िए, और ज्योग्राफी में आप 9 10th 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। और अब कौन सा सब्जेक्ट रहा? अब जैसे इन्वायरमेंट के लिए आप सीधा 11 12th की किताब पढ़िए, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बच्चों 9th से नीचे कोई भी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा सवाल, जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो आपको इस बात में लगाना है कि हम रेफरेंस बुक्स के कितनी बार नोट्स बनाते हैं और कितनी बार रिवीजन करते हैं। नोट्स आप पढ़िए, एक बार में बनाइए। किसी भी एग्जाम के, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए आपको 20 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और रिवीजन में आपको 4 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहले नोट्स बनाने हैं। फर्स्ट रिवीजन 4 दिन करनी है, एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। सेकंड रिवीजन 4 दिन करनी है। टोटल 28 दिन का समय आपको लगेगा टोटल, जिसमें आपका मेंस भी तैयार हो सकता है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्री की तैयारी के लिए आपको चाहिए 3 महीने, और 3 महीने 4 महीने आपको मेंस की तैयारी के बीच लिए चाहिए। लेकिन आपको ये अलग अलग नहीं करने हैं। आप 6 महीने की तैयारी कीजिए, प्री कम मेंस साथ में लेकर चलिए। प्री की तैयारी के साथ में आप ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं, एस्से तैयार कर सकते हैं, और साथ में पेपर 4 GS 4 तैयार कर सकते हैं। ये जब प्री का आपका एग्जाम होगा तब तक आप प्री को और इन 3 सब्जेक्ट को आप साथ में लेकर चलिए। कौन से? एस्से तैयार कीजिए, ऑप्शनल तैयार कीजिए, और पेपर 4 तैयार कर लीजिए प्री के साथ में ही, ताकि जब भी आपका प्री आप देकर आते हैं, आजकल तो ऐसी व्यवस्था है कि जैसे ही आपकी जो कीज आ जाती हैं, जैसे ही आप एग्जाम देके आएंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको कीज अवेलेबल हो जाती हैं, और उनको मिलाकर आपको ये अंदाजा लग जाता है कि आपका एग्जाम में होने वाला है या नहीं होने वाला है। और जैसे ही आपको अंदाजा लग जाए तो उसके बाद आपके पास 3 मंथ्स होते हैं। तो 3 मंथ्स में आपको क्या करना है कि जो आपने एस्से, ऑप्शनल और इथिक्स जो पढ़ लिया है, इसकी लास्ट में एक बार प्रिपरेशन करनी है। इन 3 महीने में से 2 महीने आप GS 1 GS 2 GS 3 की तैयारी के लिए दीजिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बच्चों ये थी स्ट्रेटजी एनसीईआरटी की। आप सभी लोग एनसीईआरटी की इस स्ट्रेटजी को अपनाइए। पहली स्ट्रेटजी क्या है कि हमें सिर्फ रीडिंग करनी है, हमें नोट डाउन कोई फैक्ट नहीं करने। इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, वोकैबुलरी इनरिचमेंट के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, और सबसे लास्ट में क्या है कि हमें 9वीं से नीचे कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। जो भी एनसीईआरटी पढ़नी है हमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़नी है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल 11वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है, और पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल 11वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है। ज्योग्राफी में आप 9 10th 11 12th पढ़ सकते हैं। ईवीएस में, इन्वायरमेंट में आप 11वीं और 12वीं की किताब पढ़िए। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही चुनिंदा एनसीईआरटी पढ़नी है, उनकी भाषा को समझ लेना है। और इंपॉर्टेंट बात रह गई इतिहास के बारे में। जब आप इतिहास पढ़ने बैठेंगे तो आप 9 10th 11 12th ये चारों एनसीईआरटी पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपकी फायदा करेगी। और चाहे वर्ल्ड का इतिहास हो, इंडिया का इतिहास हो, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हो, इन सब के लिए ये 4 किताबें मतलब काफी हैं, पर्याप्त हैं, इनफ हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम आपसे विदा लेते हैं, और आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। 2025 के लिए अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की इसी स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, ताकि आपको निश्चित रूप से फायदा मिले। धन्यवाद।